Hello student, welcome to our official YouTube channel Entry App Hindi. This is Shivani Solan, Faculty of English. Student, again मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे 100 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन सीरीज में। ये क्रैश कोर्स है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस कराएंगे आपके एरर डिटेक्शन के। ये जो कोर्स है, ये क्रैश कोर्स, ये आपके IBPS PO 2020 को लेकर टारगेट किया गया है। 2020 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको एरर डिटेक्शन के इस सीरीज के अंदर। सो होपफुली आपने लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको हर क्लास के बाद मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ, तो आप लोग होपफुली करके लाए होंगे कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। सो होपफुली सभी बच्चों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई एम फुली अवेयर दैट माय बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क इन प्रॉपर डिसिप्लिन। तो आपको इसमें से एरर चेक करना था कि एरर है या नहीं। जिस पार्ट में एरर होगी वो आपका आंसर ऑप्शन होगा, और अगर नहीं है तो आप उस केस में ई ऑप्शन को टिक करके लाएंगे। सो बोली सभी बच्चों ने कर लिया होगा। सो डिस्कस करें क्वेश्चन को कि क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट है। सो बच्चों देखिएगा, अगर हम एम की बात करते हैं तो आप बच्चे देखेंगे एम का यूज हम आई के अकॉर्डिंग करेक्ट है। सो आफ्टर दैट अगर हम माई बॉस की बात करें, बॉस के अकॉर्डिंग इज करेक्ट है, बिकॉज बॉस इज अ केस ऑफ सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इज आता है। एंड वन ऑफ दोज की बात करें, एंड आफ्टर दैट हमें हु दिया हुआ है, और हु के बाद जब हमें वर्ब मिलती है तो कहीं ना कहीं हु किसका काम करता है बच्चों, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। एंड जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में क्या ये इज करेक्ट होगा या नहीं। सो ये डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन है इस रिलेटिव प्रोनाउन का, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट आपका दोज है। सो अकॉर्डिंग टू दोज हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दोज जो यूज होता है बच्चों वो कब यूज होता है, जब हम बात करते हैं मोर देन वन की, यानी कि एक से ज्यादा के केस में हम दोज का यूज करते हैं। सो दोज एक प्लूरल का केस है। सो अकॉर्डिंग टू प्लूरल हमारे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। तो प्लूरल के केस में आपको ध्यान रखना है हम आर का यूज करते हैं। जब आप वर्ब को यूज करेंगे तो आप एरर कोड निकालते हुए आपको ध्यान रखना है सिंपल कि सेम टेंस के साथ होना चाहिए। गॉट इट? बिकॉज एम भी प्रेजेंट है, इज भी प्रेजेंट है, और इज से जो हम आर बनाएंगे वो भी आपके प्रेजेंट केस के लिए है। हम आर क्यों यूज करेंगे, तो जब भी बच्चों आपको हु मिले, दैट मिले, विच मिले, एंड ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, एंड आफ्टर दैट जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट आती है। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो एंटीसीडेंट बोलते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं। सो आपने देखा यहाँ इज नहीं, क्या आएगा, आर। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन हमारा आंसर जो हो जाएगा, अवर आंसर ऑप्शन विल बी सी। हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सी होगा। गॉट इट? होपफुली सभी का करेक्ट होगा। चलेगा, आज की वीडियो के न्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी डज नॉट बिलीव दैट वी आर वर्किंग सिंसियरली एंड विद इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सेगमेंट बोल्ड सेगमेंट है। बोल्ड का मतलब ब्लैक लेटर्स में दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन IBPS PO में आते हैं। क्या होता है, एग्जामिनर एक सेंटेंस को 5 पार्ट्स में ब्रेक करता है और एक पार्ट को हाईलाइटेड करता है इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर का मतलब है कि ये सेगमेंट के अंदर, यानी कि जो ये पार्ट में ब्रेक है, यानी कि ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। अब आपने चेक करना है कि सेंटेंस, यानी कि B, C, D एंड E के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस चेक करना है कि क्या रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में एरर है या नहीं। अगर रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में एरर है तो आप अकॉर्डिंग टू द एरर आंसर ऑप्शन A, B, C या फिर D टिक करेंगे, और अगर उन पार्ट्स में भी एरर नहीं है देन आप अपना आंसर ऑप्शन E टिक करेंगे, दैट इज नो एरर। यानी कि ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब हमें एरर को फाइंड आउट करना है, कंप्लीट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम इस सेगमेंट को जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट आपका भी पॉइंट होता है। जैसे डज नॉट किससे रिलेटेड है, तो वो डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हमें डज चेक करना है कि डज किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर। डायरेक्टर इज अ केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट डस बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, बिकॉज जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब सिंगुलर आती है, एंड डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी करेक्ट है। जैसे ए में हमें एरर नहीं दी हुई है, वैसे बी में भी एरर नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट वी आर वर्किंग। अब आप देखेंगे वी मतलब प्लूरल है, तो आर करेक्ट है, और आर जब आता है तो ING करेक्ट है। सिंसियरली एंड विद इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। अब देखो बच्चों क्या आता है, यहाँ पर हमें आर वर्किंग करेक्ट मिला, लेकिन जब हमने सेंटेंस को एंड में देखा
तो ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ते चले जाते हैं और जब एंड में आते हैं तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में चेंजेस हमें मिल जाते हैं। फॉर के साथ जब यस देख रहे हो तो ये टाइम को बता रहा है, और जब टाइम को बता रहा है तो उसको बोलते हैं कैसा, प्रोग्रेसिव एक्शन, बिकॉज वॉकिंग आपका प्रोग्रेसिव एक्शन है, आर वर्किंग। तो जब आपका प्रोग्रेसिव एक्शन विद टाइम होता है तो उसको इंग्लिश ग्रामर में बोला जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बोला जाता है बच्चों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जब एक्शन इज इन प्रोग्रेस बट विद टाइम, जब एक्शन आपका प्रोग्रेस में होता है बट किसके साथ, एक टाइम के साथ, तो उसको बोला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। गॉट इट? तो यहाँ पर अब आर वर्किंग नहीं आएगा बिकॉज आर वर्किंग आपके सिंपल कॉन्टिन्यूस में आता है। अब पॉइंट ये आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट का भी होता है और पास्ट का भी होता है और आपके फ्यूचर का भी होता है। अब पॉइंट आता है कि हम उसके प्रेजेंट का यूज करेंगे, पास्ट का यूज करेंगे और फिर हम फ्यूचर का यूज करेंगे। सो अब आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आप चेक करेंगे सिंपल कॉन्टिन्यूस के बेसिस पे। अगर सिंपल कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, पास्ट का सिंपल कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा, एंड फ्यूचर का सिंपल कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। गॉट इट स्टूडेंट? सो अकॉर्डिंग टू दैट वन, अब यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग होगा। अब आपने देखना है सी पार्ट किस ऑप्शन में आ रहा है, तो वो बी ऑप्शन में आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सी हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब क्या आएगा मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ आप बच्चों के साथ। अब आर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, तो जब हमें प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बच्चों एक आता है हैज बीन और एक आता है आपका हैव बीन। तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर यूज करेंगे हैव बीन बिकॉज वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, बिकॉज हैज बीन का जो यूज होता है वो आपके सिंगुलर केस में होता है, और जब आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस केस में आप हैव बीन का यूज करेंगे। सो यहाँ पर आर की जगह आप लगा देंगे हैव बीन वर्किंग। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Workers with less personal problems are likely to be more productive in their work. अगेन आपने देखा सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, ए बी सी एंड डी। आपने सिंपल चेक करना है कि क्या सेंटेंस में एरर है या नहीं। अगर एरर है देन अकॉर्डिंग टू द एरर आप आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। सो अगर हम बात करें वर्कर्स विद की, तो विद का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, अब प्रॉब्लम्स का और वर्कर्स का। ठीक है? सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब विद की बात करते हैं तो विद आपके दो नाउन को कनेक्ट करता है। वो ऐसे दो नाउन भी हो सकते हैं, दोनों सिंगुलर हो, दोनों प्लूरल हो, या एक सिंगुलर या एक प्लूरल। बट आपको ध्यान रखेंगे कि जब हम विद की बात करते हैं तो विद के केस में वर्ब जो यूज होती है आर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। सो वर्कर्स इज अ केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू प्लूरल आर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है? बट ना पॉइंट इज दैट बिफोर पर्सनल हमें क्या दिया गया? लेस। अब ये लेस किसके लिए है? ये प्रॉब्लम्स के लिए है। क्या ये प्रॉब्लम्स के लिए लेस करेक्ट है या नहीं? सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे लेस बिल्कुल लिटिल वाला ही केस है। लेस लिटिल का यूज हम वहां करते हैं जब चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। इट्स अ केस ऑफ अनकाउंटेबल। जब आप चीजों को काउंट नहीं कर सकते तो उस केस में आप लिटिल और लेस का यूज करते हैं। बट वी कैन ईजिली काउंट प्रॉब्लम्स। मुझे एक प्रॉब्लम है आपसे, मुझे दो प्रॉब्लम्स है आपसे। इट मीन्स जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की तो प्रॉब्लम्स इज अ केस ऑफ काउंटेबल, और काउंटेबल की जब हम बात करते हैं तो हम कभी भी लेस और लिटिल का यूज नहीं करते। इन द सेम केस हम काउंटेबल के लिए फ्यू का यूज करते हैं। सो जैसे यहाँ पे लेस विद प्रॉब्लम्स है तो लेस को रिप्लेस कौन करेगा? तो आपका फ्योर करेगा। सो यहाँ पर लेस की जगह क्या आएगा? फ्योर आएगा। सो यहाँ पर इट मीन्स हमें एरर किस पार्ट में मिली? ए पार्ट में मिली, और जिस पार्ट में एरर मिली वही हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो। क्लास में कितने स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं? वी कैन काउंट। एक बच्चा है, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 50 बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम काउंट कर सकते हैं। अब बट मैंने बोला कि स्टूडेंट ने वाटर पिया, वाटर इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल। आप नहीं बोलते मैंने एक वाटर पिया, दो वाटर पिया, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होगा तो लेस करेक्ट होगा, बट इट्स अ केस ऑफ प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स तो आपका क्या केस है? आपका काउंटेबल का। तो काउंटेबल के केस में आप कभी भी लेस का यूज नहीं करते। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। She held something at her side which was totally hiding by the folds of her sari. देखिएगा, अगर
इस सेंटेंस को अगेन हम देखें तो 4 पार्ट्स में ब्रेक है। हेल्ड की बात करें तो हेल्ड आपका यहाँ पे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में हेल्ड की बात करें तो होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म की सेकेंड फॉर्म होती है हेल्ड। गॉट इट? सो यहां पर जब हम सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं, सेकेंड फॉर्म कब यूज होती है, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस की, जो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आती है, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो या वी हो, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप सभी सेंटेंसेस यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन, यहाँ पे ये कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। शी हेल्ड बिल्कुल करेक्ट है। एट हर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू शी करेक्ट है, बिकॉज प्रोनाउन का जो केस यूज होगा वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही यूज होगा, तो सब्जेक्ट की जगह कौन है, शी, तो अकॉर्डिंग टू शी हर करेक्ट है। अब यहां पर अगर हम बात करें विच वॉज, बिकॉज हेल्ड पास्ट में है तो वॉज भी करेक्ट है पास्ट में, बट टोटली हाइडिंग की बात करें तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हाइडिंग अपने आप नहीं होगा, इट्स अ केस ऑफ पैसिव वॉइस, वो अपने आप तो हाइड नहीं होगा, इट्स अ केस ऑफ पैसिव वॉइस। और जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है वॉज और वर अपने साथ आईएनजी को लेकर नहीं आते, वॉज और वर अपने साथ लेकर आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। सो यहां पर हाइडिंग की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड होती है एंड थर्ड फॉर्म हिडन होती है। सो अकॉर्डिंग टू द हिडन आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी। गॉट इट स्टूडेंट? तो यहां पर जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्यों? बिकॉज वहां पर केस पैसिव का, बिकॉज जब कोई एक्शन आप खुद कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, इट मीन्स जब सेंटेंस की स्टार्टिंग परफॉर्मर से होती है, मैंने बोला आई टीच यू, तो टीच करने वाला कौन है, आई, मैं हूं, तो मैं यहाँ पर अपनी बात कर रही हूँ, मैं उस एक्शन को परफॉर्म कर रही हूँ, तो वहां पर हम उसको एक्टिव बोलेंगे। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। अगर मैं बोलूंगी यू आर टॉट बाय मी, तो अब आप अपने आप नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ाने वाला कोई और है, तो उस केस में हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। गॉट इट? तो आपको सिंपल ध्यान है, एक्टिव पैसिव में डिफरेंस रहता है परफॉर्मर ऑफ द एक्शन का। सेंटेंस की स्टार्टिंग परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से है तो एक्टिव, और परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से नहीं है तो पैसिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। 40% ऑफ द पीपल अलाइव टुडे हैव नेवर मेड अ फोन कॉल, बट 30% स्टिल have no electricity connections to their homes. अगेन चेक करो कि करेक्ट है या नहीं है। आप बच्चे देख रहे होंगे कि 40% of the people alive today have never made a phone call, never made negative, and 30% still have no electricity, again negative, और उनको कनेक्ट कौन कर रहा है, बट। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि बट किसका काम करता है, एक कनेक्टर का काम करता है। कनेक्टर को इंग्लिश में आपने कनेक्टर को कंजंक्शंस के नाम से पढ़ा होगा। कंजंक्शंस का काम होता है दो चीजों को जोड़ना। गॉट इट? तो ऐसी मिस्टेक बहुत बार पीओ में आती है। इस तरह से सेंटेंस पढ़ने में लगेगा बहुत बड़ा है, कैसे एरर निकालें, बट अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो इजिली एरर निकल जाती है। ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट निकलती है। देखिएगा कैसे। आपने देखा नेवर मेड नेगेटिव, नो इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव, तो जब दोनों नेगेटिव है तो वो कभी बट को लेकर नहीं आता, बिकॉज बट का काम होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो बट आता है, बट जब हम दो सेम की बात करें, या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो उस केस में आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, उस केस में हम एंड का यूज करते हैं बच्चों। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, हमारा जो आंसर ऑप्शन एंड के अकॉर्डिंग, आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी। हमारा जो आंसर ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट फॉर यू हेल्प वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। होता है ना, कभी कभी हम मैच खेलते हैं, बोलते ना, अगर तुमने मुझे मदद ना की होती, यानी कि तुम्हारी मदद के बगैर। बट फॉर एक आपकी फ्रेज है, बट फॉर आपकी क्या है, एक फ्रेज। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है विदाउट योर हेल्प। एंड आफ्टर दैट आप देख रहे होंगे वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। वुड के साथ हैव देखा, देन डेफिनेटली हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो लॉस्ट करेक्ट है, बिकॉज LOSE फर्स्ट होती है।
एंड इसके सेकेंड एंड थर्ड लॉस्ट अनलॉस्ट होती है। तो आपने सेकेंड फॉर्म देखा करेक्ट, थर्ड फॉर्म देखा करेक्ट। सो यहाँ पर आप बच्चों को ध्यान रखना है कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म करेक्ट है, बट फॉर जो फ्रेज आती है तो उसके साथ ग्रामर में हमेशा एक प्रोनाउन आता है। बट फॉर के साथ एग्जाम में ये बहुत बार एरर आई है IBPS में, बट फॉर के साथ यूज होता है आपका प्रोनाउन। वो प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होगा, बिकॉज प्रोनाउंस के केसेस होते हैं बच्चों। एक होता है सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट का काम करे, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट का काम करे, और एक होता है पोसेसिव केस, गॉट इट, और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। सो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे whenever but for is given, after that we always use possessive pronoun. सो पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे ही का आपने पढ़ा होगा हिज, जो आपके पोजीशन को बताता है, ऑनरशिप को। शी का हर, दे का देयर। उसी तरह से यू का जो पोसेसिव होगा वो योर होगा। सो अकॉर्डिंग टू योर अवर आंसर ऑप्शन विल बी ए, बिकॉज यहाँ पे यू नहीं, क्या आएगा, योर आएगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When your father inquired about your marks, you lied to him. Have you not? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे when your father inquired about your marks, you lied to him. क्या ये करेक्ट है या नहीं है? तो अब देखिएगा, उसके बाद आपने देखा have you not given है, and have you not के बाद आप बच्चे क्या देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क गिवन है। हैव का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, एंड यू का मतलब होता है प्रोनाउन। एंड आफ्टर दैट जब आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो वो दोनों मिलकर बनाते हैं आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग एंड प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। इंक्वायर्ड की बात करें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लाइड की बात करें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बिकॉज लाई फर्स्ट होती है और लाई की सेकेंड एंड थर्ड लाइड होती है। तो यहां पर आपने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे लाइड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और लाइड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इंक्वायर्ड भी सेकेंड और लाइड भी सेकेंड। तो जब तक हमें सेंटेंस में हैव गिवन ही नहीं होगा तब तक हम उसको क्वेश्चन टैग में यूज ही नहीं करेंगे। इट मीन्स हमें ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में मिली, डी पार्ट में। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन अवर आंसर ऑप्शन विल बी डी। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि कब क्या होता है, बीइंग अ स्टूडेंट हमें ये समझ आ गया कि एरर इस पार्ट में है, बट हम अगर इस पार्ट में एरर है तो फिर क्या आएगा, बिकॉज हो सकता है एग्जाम में कुछ और भी आ जाए। लाइट सपोज यहाँ तो लाइट दिया है, हो सकता है हैज आ जाए, तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो उनको इन शॉर्ट समझा देती हूँ सभी बच्चों को कि आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप सेकेंड फॉर्म देखो तो सेकेंड फॉर्म के केस में ग्रामर में एक ही हेल्पिंग आती है, वो आती है डिड। जैसे आप डू देखते हो, डू कब लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म में एस और एस देखते हो तो आप क्या लगा देते हो, डज लगाते हो। उसी तरह से जब भी आप सेकंड फॉर्म को देखो तो आप उस केस में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। गॉट इट स्टूडेंट? एंड यू का यू ही रहेगा, बट जब स्टेटमेंट की बात करें, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू नेगेटिव यहाँ पे आप नंट लगा देंगे तो बनेगा डिडंट यू। The correct answer will be didn't you. Got it student? Now come to the next question. Question number 33 देखेंगे। अगेन एक सेगमेंट को बोल्ड सेगमेंट में दिया गया, यानी कि बोल्ड लेटर्स में दिया गया। इट मीन्स इस सेगमेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब आप लोगों को चेक करनी है बी सी डी एंड ई में कि क्या एरर है या नहीं। अगर एरर है देन अकॉर्डिंग टू द बी सी डी यानी कि ए बी सी डी हो जाएगा आंसर ऑप्शन, और अगर नहीं है तो उस केस में आप ई को टिक करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आप पढ़ना शुरू करेंगे। द मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर टू थिंक अबाउट what they can do for reduce harmful pollution। जैसे आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है आजकल, क्लाइमेट चेंजेस मतलब आप देख रहे होंगे बढ़ते जा रहे हैं। रिड्यूस करने के लिए हम हमेशा सोचते हैं, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे डिसीजेस को लेकर आता है। ठीक है, सो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए हम क्या कर सकते हैं ताकि जो ये हार्मफुल पॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, कम कर सके। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एम्स की, तो अभी हमने देखा था विच का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो मूवमेंट सिंगुलर है तो एस करेक्ट है। तो जिस पार्ट में एरर नहीं है उसको हमें देखने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है रेज, करेक्ट है। एंड आफ्टर दैट अगर हम होप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दैट वन होप्स भी करेक्ट है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट, अगेन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म करेक्ट। बट अगर हम बात करें दे कैन एक मोडाल है एंड आफ्टर मोडाल वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी करेक्ट है। एंड फोर प्रेपोजिशन की बात करें तो फोर के बाद हमें क्या दिया गया, रिड्यूस, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां पर फोर के बाद आपका रिड्यूस नहीं आता, बिकॉज प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका जेरेंट होता है। जेरेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हो, आईएनजी लगा देते हो, तो उस केस को बोलते हैं हमारा ग्रामर में जेरेंट। यानी कि दिस एरर रिलेटेड टू योर एडवांस वर्ब्स। एडवांस वर्ब, जेरेंट का मतलब होता है जो देखने में वर्ब होते हैं बट काम किसका करते हैं, नाउन का करते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस नहीं, रिड्यूसिंग आएगा। सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आफ्टर प्रपोजिशन वी ऑलवेज यूज आईएनजी, यानी कि फॉर के बाद आईएनजी लगेगा यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आप देखेंगे ई पार्ट में एरर। अब देखो ई किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में। सो अकॉर्डिंग टू ई आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Since he joined this post, he did not take any bribe. देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो ज्वाइन यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म, ठीक है, किसने किया, ही ने। ही डिड नॉट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ही क्या है, सब्जेक्ट। अब आपने बच्चों क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, बिल्कुल। अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे डेली बेसिस पे, वीडियो को देखा करो। ये क्रैश कोर्स स्पेशली आपके पीओ को टारगेट करके बनाया गया है। इसका एक ही पर्पस है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, और जब आप एग्जाम में बैठो 2020 पीओ में, तो आपको बिल्कुल देखते क्वेश्चन एकदम नजर वहीं रुके जहां पे एरर हो, ठीक है। तो डेली आप क्लास को ज्वाइन किया करो, होमवर्क करके लाया करो, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो। जब समझाया जाता है कॉन्सेप्ट को तो उसको ध्यान से समझा करो। अब आप क्या देख रहे हो, ही सब्जेक्ट ज्वाइंट वर्ब, ही सब्जेक्ट डिड नॉट टेक वर्ब। तो आपने क्या देखा कि जब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होती हैं तो उसको बोलते हैं टू क्लॉजेस, बिकॉज क्लॉज का मतलब होता है जिसके अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है। तो इट्स अ केस ऑफ टू क्लॉजेस। जब दो क्लॉजेस होंगे तो डेफिनेटली उनको कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम सेंस की बात करें तो सेंस किसका काम कर रहा है, कनेक्टर का। तो कनेक्टर की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंस ऐसे दो एक्शन को ज्वाइन करता है जो दोनों कंप्लीट होते हैं। ज्वाइनिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है और टेक का काम भी कंप्लीट हो चुका है। बट ऐसे तो नहीं दोनों एक साथ हुए, एक ही साथ ज्वाइन करा और ब्राइब लेने के लिए मना कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। एक के बाद एक होगा, तो जो पहले होगा वो हमेशा जाता है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म करेक्ट है, बट जो बाद में होता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है रिसेंटली, और रिसेंटली कौन सा होगा, जो बाद में होगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी डिड नहीं आता। प्रेजेंट परफेक्ट में ही के अकॉर्डिंग हमेशा हैज का यूज होता है, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव को लेकर आता है। एंड आफ्टर हैज एंड हैव वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर हैज आएगा, और वो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टेकन को लेकर आएगा। Got it? So he has not taken any bribe. So according to that one, our answer option will be C. Got it, student? Now come to the next question. My brother has been living in America with his family since the past 10 years. अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे has been के साथ ing, तो हमें बिल्कुल करेक्ट लगेगा, ठीक है। अमेरिका बिल्कुल करेक्ट है। अब विद हिज फैमिली बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हिज किसके अकॉर्डिंग है, ब्रदर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम हैज बीन करेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम सेंस देखेंगे, ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम सेंस के बाद पास्ट 10 ईयर्स देखेंगे तो जब 10 आ गया, न्यूमेरिकल नंबर आ गया, ठीक है, और उसके बाद ईयर्स आ गया, मंथ्स आ जाता है, तो वो कभी भी सेंस को लेकर नहीं आता, बिकॉज ये टाइम कैसा टाइम बता रहे हैं, एक ड्यूरेशन को बता रहे हैं, ठीक है। और जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन के केस में हमेशा फॉर का यूज होता है, बिकॉज सिंस वहां आता है जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं बच्चों। जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, बट जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो पीरियड की बात करते हैं तो उस केस में हम फॉर का यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी डी। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। Film viewers claim that the number of scenes
depicting alcohol consumptions have increased dramatically over the last decade. अगर हम यहाँ पे बात करें फिल्म व्यूअर्स की, अकॉर्डिंग टू व्यूअर्स क्लेम करेक्ट है बिकॉज फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल, ये व्यूअर्स भी प्लूरल है तो प्लूरल है. द नंबर ऑफ सीन्स अल्कोहल कंजम्पशन हैव इंक्रीज्ड. सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगेन आपने देखा कि एक बोल्ड सेगमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट सेगमेंट है, बट हमें इसको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें सेंटेंस को चेक करना है, वो भी इसी के बेसिस पे. इस सेगमेंट में एरर कभी नहीं होती है, बोल्ड सेगमेंट का मतलब है कि उसमें एरर नहीं होगी, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट को चेक करने के लिए हमें उस बोल्ड सेगमेंट को भी पढ़ना है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीन्स, तो एक ग्रामर में पॉइंट आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एक रूल आता है कि अगर आपको द नंबर दिया हो, यानी कि आपको द नंबर गिवन हो एंड आफ्टर दैट प्रपोजिशन ऑफ गिवन हो, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो नाउन आता है वो काउंटेबल फॉर्म में आता है, प्लूरल काउंटेबल फॉर्म में, बट उसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर, क्योंकि आर्टिकल द का मतलब होता है डेफिनेट. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेट वर्ब जो यूज होगी वो कैसे यूज होगी, सिंगुलर. सो यहां पर हम हैव का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, हैज का. सो अकॉर्डिंग टू हैज हम किस पार्ट में एरर है हमारे, डी पार्ट में. अब डी देखेंगे आप किस ऑप्शन में आ रहा है, तो डी में ही आ रहा है. सो आवर आंसर ऑप्शन विल बी डी. गॉट इट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ही ड्रॉप फास्ट he can reach the station in time. If he drop fast he can reach the station in time. तो ड्राइव होती है फर्स्ट एंड ड्रॉप होती है सेकंड. ठीक है. तो आपने ही के साथ ड्रॉप सेकंड फॉर्म देखा, करेक्ट है बिकॉज सभी सब्जेक्ट्स के साथ आती है. और ही के साथ कैन देखा, तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, बट कैन आपके सिंपल फ्यूचर को बताता है. ठीक है. तो आपको सिंपल ध्यान रखना बच्चों कि जब आपने इफ देखा, इफ का मतलब है आपका एक कंडीशनल वर्ड, तो जब कंडीशनल वर्ड जिस क्लॉज में आता है तो वो बना देता है उसको कंडीशनल क्लॉज. अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट टेंस है तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसका नेक्स्ट क्लॉज होता है उसको बोलते हैं हमारा मेन क्लॉज, तो वो भी पास्ट फॉर्म में ही जाएगा. बट कैन तो सिंपल फ्यूचर में आता है, तो हम कैन की पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे, और कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो आपकी होती है कुड. गॉट इट. तो if he drop fast he could reach the station in time. So according to that one our answer option will be C. जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा. Now come to the next question. I am not one of those who has been rejected at the interview. अगर हम am की बात करें तो I के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है बच्चों. वन ऑफ दोज की बात करें, ऑफ के बाद अगर वन के बाद ऑफ आता है एंड आफ्टर दैट हम हमेशा प्लूरल नाउन की यूज करते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, सो ये भी करेक्ट है. एंड आफ्टर दैट हु दिया है, तो एक ग्रामर में एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल आता है कि अगर वन के बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन गिवन है एंड आफ्टर दैट आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया हो या फिर हुम दिया हो या फिर दैट दिया हो, तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे आपकी वर्ब जो होगी उस केस में वो डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू नाउन. नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, सो अकॉर्डिंग टू प्लूरल नाउन जो वर्ब आएगी वो कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी. हैज इज अ सिंगुलर वर्ब, सो हम यहां पर हैज का यूज नहीं करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी. अब हैज की जगह क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैव आ जाएगा, बिकॉज हैज का यूज होता है सिंगुलर के केस में, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, बट हमें कैसे यूज करनी है, प्लूरल. सो सिंगुलर रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू प्लूरल काउंटेबल नाउन वर्ब भी प्लूरल आएगी. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी. गॉट इट स्टूडेंट. ये एरर डिटेक्शन का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है. आप बच्चे नेक्स्ट डे यानी कि कल आप इस क्वेश्चन को करके लाएं, और जब करके लाएंगे तो फिर हम सबसे पहले कल वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट कुछ और इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो IBPS PO को टारगेट करके बनाए गए हैं 2020 को. गॉट इट स्टूडेंट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बच्चे इस वीडियो को जरूर लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड कमेंट भी करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.